हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इक्विपमेंट्स यूज्ड इन चेन सर्वे के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने यहाँ पर दो इक्विपमेंट के बारे में बात की थी, जो कि हमारा होते थे चेन और टैप। ठीक है, सबसे बेसिकली जो हमारे पास थे ना, उनके बारे में तो हम यहाँ पर ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बाकी बचे हुए चेन सर्वे के इक्विपमेंट्स के बारे में। एक एक करके हम उन सबको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा नोट लिखा देता हूँ, क्योंकि हमने कल जो है हमने यहाँ पर क्या देखा था, चेन और टेप देखा था। बिल्कुल सर, तो चेन टेप देखा था, तो उसके रिगार्डिंग अगर यदि यहाँ पर मैं एक छोटा सा नोट लिखूँ तो नोट सर क्या कहता है आपसे, नोट है ना, नोट कहता है कि सर अगर यदि आप यहाँ पर स्टैंडर्ड तरीके से देखो, स्टैंडर्डली अगर यदि मैंने कोई भी चेन बनाई है या कोई भी टैप बनाई है, तो वो एग्जैक्टली सेम तो नहीं बन सकती है ना, एग्जैक्टली लेंथ की तो नहीं बनेगी। तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर टॉलरेंस हम यहाँ पर अलाउ करके रखते हैं। ठीक है, तो वो जो है, जो एक्यूरेसी है उस चेन की या टैप की, वो उतनी एक्यूरेट तो कम से कम चेन या टेप मेरी ओरिजिनली होनी चाहिए, है ना, ओरिजिनली हमारे पास होनी चाहिए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड किस पे मानते हैं। तो स्टैंडर्ड हम मानते हैं 8 केजी के पुल पे, और साथ के साथ ही बात करूं तो टेम्परेचर जो स्टील के लिए हम यहां पर लेके चलते हैं वो लेके चलने कितना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सर 8 केजी का पुल लगेगा, और साथ के साथ ही अगर मैं बात करूं तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड का आपका टेम्परेचर रहना चाहिए। स्टैंडर्ड है ये वैल्यूज, है ना। इसके रिगार्डिंग अगर यदि आप यहाँ पे कोई भी चेन बनाते हैं तो चेन के अंदर कुछ ना कुछ टॉलरेंस होता ही, हल्का फुल्की मिस्टेक तो आपके पास बनाते टाइम आएगी आएगी। तो वो कुछ फॉलोइंग रेंज के अंदर होनी चाहिए। अब वो सर रेंज क्या है, वो रेंज में मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो रेंज कुछ ऐसी है, पहले रेंज ही आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो लिखें सबसे पहले तो सर द ओवरऑल लेंथ ऑफ चेन when measured मेजर करेंगे किसके ऊपर, 8 केजी पुल पे। किस पे, 8 केजी के पुल पे, 8 केजी पुल एंड चेक्ड अगेंस्ट ए स्टील टेप standardized at 20 degrees centigrade shall be within the following limits. ठीक है, अब सर लिमिट्स क्या है। अब देखो लिमिट्स नहीं के हुए वो क्या करेगा, आपसे कह देगा कि सर वो लिमिट्स नाम नहीं देगा, वो आपसे क्या कह देगा, आपसे कह देगा सर कितना टॉलरेंस अलाउड है ना, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है वो। तो मैं यहाँ पर आपको टॉलरेंस लिखा देता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पर लिख दें चेन लेंथ, है ना, यहाँ पर लिख दें चेन लेंथ। अगर मेरी चेन 10 मीटर की चेन है, देखो सबसे पहले तीन आपके पास तीन तरह से देख सकते हैं आप यहाँ पर। अगर आप 10 मीटर की चेन लेंथ के बारे में बात करें तो सर प्लस माइनस 3 mm तक का टॉलरेंस आपका अलाउड है। अगर आप यहां पर 20 मीटर की चेन लेंथ के बारे में बात करें तो प्लस माइनस 5 mm तक का टॉलरेंस आपका अलाउड है। अगर आदि आप यहां पर बात करें 30 मीटर के बारे में तो प्लस माइनस 8 mm तक का टॉलरेंस आपका यहां पर अलाउड है। ठीक है, तो ये तो है आपका ओवरऑल के लिए, है ना। तो ओवरऑल जो डेविएशन आ सकता है आपके चेन के लेंथ के अंदर, वो डेविएशन आपका कितना आ सकता है, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 8 mm का। ठीक है, इतना आपके पास यहाँ पर क्या आ सकता है, इतना टॉलरेंस आप यहाँ पर अलाउ करके चलते हैं। ठीक है, लेकिन सर इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखनी है। सर चीज क्या याद रखनी है, सर देखो इन एडिशन टू दिस एवरी मीटर length of chain shall be accurate within 2 mm। ठीक है, तो देखो इसके अलावा जो हर मीटर पे है ना, हर मीटर पे मैंने कह दिया था आपसे कि जैसे अगर हम 10 मीटर की चेन लेंथ लेते हैं तो ब्रास की टेलीज लगाते हैं, हम यहाँ पर याद हो तो आपको, है ना। तो ब्रास की टेलीज लगाते हैं हर पर मीटर के ऊपर, है ना। अगर यदि हमने 10 मीटर की चेन लेंथ के बारे में अगर मैंने आपसे बात की है तो ठीक है, तो सर उसके अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि विद इन 2 mm तक का आपके पास यहाँ पर एक्यूरेट वो होनी चाहिए विद इन, अगर यदि बात करें पर मीटर के ऊपर तो पर मीटर भी विद इन 2 mm होनी चाहिए। और टोटल टॉलरेंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि सर 3 mm, 5 mm और 8 mm से ज्यादा का यहाँ पर हम
नहीं करते, ठीक है। तो पर मीटर का भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और यहाँ पर अगर आपसे टोटल ओवरऑल चेन लेंथ के बारे में बात करें तो ओवरऑल चेन लेंथ के बारे में पूछते हैं, है ना। सबसे ज्यादा आपसे पूछता है 20 और 30 के बारे में, ठीक है। तो कभी भी पूछेगा तो 20-30 के बारे में पूछेगा आपसे मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। तो ये नोट आप यहाँ पर नोट डाउन करके रख सकते हैं। अच्छे तरीके से आप लोगों को ये वाली बात तो समझ में आई गई होगी, है ना। चेन लेंथ कैसे करते हैं, चेन और टेप के बारे में सारी बातें अब तक क्लियर है हमारी, है ना। अब चलते हैं सर सेकंड, अब यहाँ पर देखो थर्ड इंस्ट्रूमेंट के बारे में चलते हैं। 2 इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पर ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। यह है हमारा थर्ड इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है हमारा यहाँ पर क्या, पैग्स या पैड्स, है ना, ठीक है सर। इसको बोलते हैं यहाँ पर पैड्स। अब सर पैड्स का पर्पस क्या है ना। देखो यहाँ पर आपको कुछ 3 इमेजेस आपको दिख रही होगी, है ना। 3 इमेजेस में आपको कितनी दिख पा रहा हूँ ये मेरे को नहीं ध्यान है, पर मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने बताने की इसको। अच्छा अब नहीं होगा, हो जाएगा, चलो ठीक है। देखो तो देखो इसको देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ पर एक स्टिक की आपके पास यहाँ पर कुछ एक करके टुकड़ा आपका रखा हुआ है, ठीक है। तो एक लकड़ी का टुकड़ा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। इसकी अगर यदि यहाँ पर मैं डायमेंशन देखने की बात करूँ, डायमेंशन देखो आप यहाँ पर, है ना। इसकी डायमेंशन आपको याद रखनी है। देखो वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2.5 से 3 mm का यहाँ पर, लेकिन मैं बता दूँ 2.5 से ही आपको यहाँ पर याद रखना है। क्या याद रखना है, 2.5 से आपको याद रखना है। देखो इसका ये जो क्रॉस सेक्शन है ऊपर वाला, देखो ये जो पार्ट है ना, ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये ऐसा कुछ क्रॉस सेक्शन होगा। इस क्रॉस सेक्शन का अगर यदि आपसे पूछे तो सर 25 mm और 25 mm का आपका क्रॉस सेक्शन रहता है। और इसकी अगर लेंथ बात करूं तो 150 mm या फिर 15 सेंटीमीटर, आपको जो भी प्रेफर लगे। आप सेंटीमीटर में याद कर सकते हैं तो सेंटीमीटर में, अगर आप mm में याद कर सकें तो mm में, ठीक है। तो ये आपके पास रहती है कितनी, यानी कि ये पूरा का पूरा आपका हो गया कितना, 150 mm का, ठीक है। ओके, तो ये देखो थोड़ा सा ना आपके पास अगर बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी रहती है, क्योंकि इसको ठोकते हैं हम किससे, मैलेट की मदद से, ठीक है। तो हथौड़ी से हमने यहाँ पर क्या कर देते हैं, ठोक देते हैं ग्राउंड के अंदर। अब ग्राउंड के ऊपर कहाँ लगाएंगे सर, पर्पज क्या है सर इसका। देखो इसका पर्पज सीधा सीधा साफ है कि कहीं भी अगर यदि आपको डेफिनेट पॉइंट की मार्किंग करनी है, कोई डेफिनेट पॉइंट है, अगर यदि आप डेफिनेट पॉइंट से नहीं समझ पा रहे तो ऐसा समझे कि मान लो किसी जगह आपको स्टेशन काम में लेना है ना। यहाँ पर मान लो मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट को मैं काम में लेने वाला हूँ, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है पर्टिकुलर, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को मैं यहाँ पर काम में लेने वाला हूँ, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट से मैं जो भी करने वाला हूँ आगे, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। इस इंस्ट्रूमेंट के जो लोकेशन है ग्राउंड के ऊपर, वो ग्राउंड से ही तो मार्किंग करूंगा। देखो यहां से अगर यदि मैं किसी बी पॉइंट की डिस्टेंस मेजरमेंट करूंगा तो ग्राउंड से ग्राउंड की मेजरमेंट करूंगा कि हवा से मेजर करूंगा, नहीं ना, एयर में तो नहीं करूंगा। तो ग्राउंड में, तो इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, ग्राउंड के ऊपर स्टेब्लिश करते हैं कि सर ये स्टेशन मेरा कहाँ रखा हुआ था, मान लो यहाँ रखा हुआ था। तो पता कैसे चलेगा यहाँ पर रखा हुआ था, तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, पैग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पैग लगा देते हैं। फिर यहाँ से बी की डिस्टेंस आप यहाँ पर आसानी से मेजरमेंट आप यहाँ पर कर पाएंगे। आ गई बात समझ में, बिल्कुल। तो कुछ नहीं करते कि सर जो भी पॉइंट है स्टेशन को लोकेट करेंगे ना हम यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर। तो स्टेशन को लोकेट करने के लिए ग्राउंड के ऊपर या किसी भी डेफिनेट पॉइंट को, जो डेफिनेट पॉइंट है उनको अगर यदि आपको यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर लोकेट करना है तो आपके काम में क्या आने वाले हैं, पैग। वहां पर सीधा सीधा क्या लगा दो आप, यहाँ पर सीधा पैग ठोक दो वहां पर, ठीक है। क्या ठोक दो, पैग ठोक दो, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, प्लम बोब आप यहाँ पर लटका देते हैं, प्लम बोब आप यहाँ पर लटका देते हैं। ऐसा करके एक डोरी होती है आपके पास, ये डोरी होती है आपकी प्लम बोब। ये प्लम बोब आपका क्या काम में आता है, प्लम बोब आपको ग्रेविटी की डायरेक्शन दे देता है कुल मिलाकर ना। प्लम बोब लाइंस आपको बताई थी स्टार्टिंग में, तो प्लम बोब ग्रेविटी की लाइन दे देता है। तो यहाँ पर जहां से सेंटरिंग करनी, यहाँ पे लटका है, ये ग्राउंड पर जहां टच करेगा वहीं पे मान लेना आप कि सर इसका सेंटर पॉइंट आपका वहां पर है, वहीं पे आप सीधा क्या लगा देते हैं, पैग लगा देते हैं। और पैग से आप आगे डिस्टेंस मेजरमेंट करते चले जाते हैं, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। तो ये होगी बात, क्लियर है। वैसे तो देखते ही समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी आपको आया हो कि नहीं आया हो, है ना, ये मुझे पता नहीं है, इस हिसाब से देखता हूँ। वैसे 2.5 से 3 लिख रखा है ना, पर आपसे जब भी सवाल पूछता है ना वो, तो यही पूछता है आपसे 25 mm बाई 25 mm, ठीक है। और देखो इसको मिटा देता हूँ ताकि गंदा गंदा सा ना लगे आपको, ठीक है। अब आपको जैसे भी याद करना कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आपको दे देता हूँ ताकि अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। इट इज यूज टू मार्क definite points on ground, ठीक है। definite point on ground from which measurement are to be taken, ठीक है, from which measurements are to be taken, ठीक है, to be taken। और एनी इंस्ट्रूमेंट, ये वाली लाइन में लिखा देता हूं ताकि आपको जब अगली बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। और एनी इंस्ट्रूमेंट इज टू बी
सेट, ठीक है। तो इससे आपको पूरी की पूरी वैल्यू, आपको पूरी की पूरी सर पैक का रोल आपको यहाँ पर समझ में आ जाता है कि इंस्ट्रूमेंट को लोकेट करने के लिए या कोई भी डेफिनेट पॉइंट होगा उस डेफिनेट पॉइंट को मार्क करने के लिए हमारे पास काम में आने वाले हैं पैक्स, ठीक है। ओके, पैक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर है। मिलेट आपके पास काम में आती है ताकि जिसके थ्रू आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको इंसर्ट करा देते हैं, ठीक है, सिंपल है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट अच्छा इसका नाम अगर कोई बता सकता है तो बहुत अच्छी बात है ना। देखो आप लोगों को बिल्कुल, देखो आपने यूज किया, आपने चेन सर्वे किया होगा कॉलेज टाइम में, है ना, तो वहां पर आपने ये सब चीजें देखी होगी। अगर नहीं देखी है फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि देखो इस पर्टिकुलर चीज का नाम है आपका एरोज। क्या है? एरोज, एरो, ठीक है, इनको हम यहाँ पर बोलेंगे एरो। अब सर ये एरो क्या होते हैं? देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको एक छोटा सा वायर दिख रहा होगा ना, वायर ऊपर से क्या कर रखा है, बेंड कर रखा है, ऊपर से क्या कर रखा है, बेंड कर रखा है। यहाँ पर भी देख लो आप, यहाँ पर आसानी से 4 mm डायमीटर का वायर आप यहाँ पर यूज करते हैं। जो बेंड होता है ना लूप के अंदर, वो लूप आपका कितना रहता है, 50 mm का। कितना रहता है? 50 mm का। अगर हाइट पूछे आपसे एरो की, तो एरो की हाइट कितनी रहती है, 400 mm, जिसमें प्लस माइनस 5 mm का ऊपर नीचे चलता है। देखो इतना सा चलता है ना, तो थोड़ा बहुत टॉलरेंस आप यहाँ पर अलाउ कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम सर इसको बनाते क्यों हैं, सब सीधी सी बात सर, इसका पर्पस क्या है? देखो क्या होगा कि सर हमें यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि हमने सर कितनी जो चेन लेंथ है वो हमने मेजरमेंट कर ली। मान लो सर यहां से लेके यहां पर ए पॉइंट है ना, ये ए पॉइंट है और यहां पर बी पॉइंट है, और यहां के बीच में मैं क्या करते जा रहा हूं, यहां के बीच में मेरे को चेन लेंथ यहां पर मेरे को मेजरमेंट करनी है, ठीक है। ये चेन लेंथ मेरे को मेजरमेंट करनी है, ठीक है। मान लेते हैं हम यहाँ पर लाइन खींच देता हूं मैं, स्ट्रेट लाइन, ये लो साहब, यहां पर आपने क्या कर दी, ये चेन लेंथ आपने मेजरमेंट की, ठीक है। अब इसके बीच में क्या हुआ कि सर एक चेन यहां पर खत्म हो गई, दूसरी चेन यहां पर खत्म हो गई और तीसरी चेन जाके वहां पर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसको बराबर बराबर हिस्सों में कर देता हूं मैं, ठीक है, हो गया बिल्कुल। ये पहली चेन लेंथ, ये फर्स्ट चेन लेंथ, ये सेकंड चेन लेंथ, ये थर्ड चेन लेंथ, ठीक है। 3 चेन आपके यहां पर लगी है, तीन बार चेन को आपने यहां पर यूज किया है, ठीक है। तो हर एक चेन लेंथ के बाद कि हमें यहाँ पता रहे कि सर एक चेन लेंथ आपकी कंप्लीट हो गई है, तो यहां पर क्या करते हैं, एक चेन लेंथ जहां पर खत्म होती है ना, यहां पर आप क्या करते हैं, एरो इंसर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एरो आप यहां पर इंसर्ट कर देते हैं, जिससे आपको पता, सबसे पहले तो कैलकुलेशन हो जाती है आपकी बहुत अच्छी कि सर ठीक है, एरो आपने लगाया और एरो लगा के आपने यहाँ पर मेजरमेंट को यहाँ पर ले लिया बहुत आसानी तरीके से, ठीक है, हो गया काम बिल्कुल। अब यहाँ पर मैंने बोला था ना आपसे कि सर ग्रूव होता है, ऐसे ग्रूव होता है किसके अंदर, चेन या टेप के अंदर, है ना। जब आप यहाँ पर चेन यूज करेंगे, सॉरी चेन यूज करेंगे ना, चेन के अंदर ऐसे ग्रूव होता है ना। तो सर यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर हम एरो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? यहाँ पर हम एरो लगा देते हैं। ये एरो आपने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है ना, तो यहाँ पर इस ग्रूव के अंदर एरो आपका इंसर्ट हो जाता है। फिर ये जो मेजरमेंट है ना, एकदम बिल्कुल एक्यूरेट आ जाता है आपका, पूरा का पूरा एक्यूरेट मेजरमेंट आप यहाँ पर ले पाते हैं चेन का आउटर से आउटर साइड में। जब हैंडल पे आप यहाँ पर मेजरमेंट करने जाते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर ग्रूव इसलिए लगाते हैं ताकि अब वहां पर जब एरो लगा दें तो एरो से क्या करें, बिल्कुल प्रॉपर मेजरमेंट आप यहाँ पर ले पाए, ठीक है। तो ये ग्रूव के अंदर आप यहाँ पर इसको लगाएंगे एरो को, और वहां से वहां तक का आप मेजरमेंट ले लेंगे जहां भी आपकी चेन लेंथ खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो चेन लेंथ जैसे खत्म होगी वैसे ही हर एक आफ्टर एवरी चेन लेंथ आप यहाँ पर क्या इंसर्ट करा देंगे, एरोज इंसर्ट करा देंगे। तो आफ्टर एवरी चेन लेंथ तो आपको पता चल जाएगा कि सर ठीक है 3 चेन लेंथ मेरी यूज में आई, तो 3 चेन लेंथ मेरी, 3 एरोज मेरे काम में है, इसका मतलब सर 3 चेन लेंथ मेरी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है, सिंपल। बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो तो यहां पर एरो के बारे में लिख देंगे, व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ लॉन्ग लाइन। देखो लॉन्ग लाइन की जब भी लेंथ मेजरमेंट करेंगे तो बीच में चेन लेंथ आपकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो चेन और टैप इज टू बी लेड नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो चेन और टेप को आपको एक डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स पे आपको यहां पर लगाना पड़ेगा। एंड पोजीशन एट द end of chain is marked with the help of arrows, ठीक है। तो एरोज क्यों काम में आएंगे कि सर लास्ट में आफ्टर एवरी चेन लेंथ आपको एरोज आ रही हुई है ना। इसको इजी लैंग्वेज में अगर लिखे तो आफ्टर every chain length arrows
आर यूज्ड, ठीक है, ओके ठीक है। तो चेन सर्वे के अंदर तो जब भी हम यहाँ पर चेन लेके जाते हैं तो चेन लेके देखो दोनों एंड पे खड़े रहते हैं क्या ना, तो जो हमारा फ्रंट एंड में दूसरी साइड पे खड़ा हुआ है, एक तो बैक एंड पे एक तो रियर एंड पे खड़ा होगा, एक फ्रंट एंड पे खड़ा होगा, तो फ्रंट एंड वाला तो लीडर होता है और जो बैक एंड पे खड़ा रहता है आपको उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, फॉलोअर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहाँ पर याद रख लेनी है, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो ये एरो के बारे में हमने यहाँ पर ले लिया नॉलेज कि सर ठीक है, एरो हमारे पास क्या होता है, 4 mm डायमीटर की वायर का बना रहता है, ये याद रखे चलना है ना, आपकी 50 mm का होता है इसका लूप है ना, ठीक है, ओके। और यहाँ पर इसकी कितनी होती है, हाइट होती है आपकी 400 प्लस माइनस 5 mm की, ठीक है। तो हमने यहाँ पर और देख लिया इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पर बढ़ते हैं आगे वाले इंस्ट्रूमेंट की तरफ। देखो ये इंस्ट्रूमेंट देंगे किसी ने, ये देखो जो इसने यहाँ पर हाथ में लेके खड़ा हुआ है, ठीक है, इसका नाम है आपका रेंजिंग रोड। क्या नाम है इसका, रेंजिंग रोड, रेंजिंग रोड, ठीक है। अब सर रेंजिंग रोड के बारे में सबसे पहली चीज कि सर रेंजिंग रोड नाम में वैसे क्लियर हो जाता है कि सर रेंजिंग रोड का जो काम है वो है रेंजिंग करने का। क्या काम है, रेंजिंग करने का। अब हम यहाँ पर अब तक रेंजिंग को तो सीखे नहीं है कि सर रेंजिंग क्या होती है। रेंजिंग के बारे में मैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर हम टाइप्स ऑफ रेंजिंग को बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ रेंजिंग के बारे में आप यहाँ पर जान लें ताकि आपको रेंजिंग रोड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि सर रेंजिंग रोड क्यों काम में है, ठीक है। तो रेंजिंग रोड देखो, तो रेंजिंग क्या होती है, सबसे पहले रेंजिंग जानते हैं, है ना, सबसे पहले रेंजिंग को जानते हैं, ठीक है। अगर यदि मैं कह दूं कि सर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है मेरा ए, एक पॉइंट है मेरा बी, ठीक है। अब इसके बीच में मैंने कह दिया कि एक चेन लेंथ से आप यहां पर इस पूरे ए और बी डिस्टेंस को मेजरमेंट नहीं कर पा रहे, एक चेन लेंथ से नहीं मेजरमेंट कर पा रहे, ठीक है। एक चेन लेंथ से मेजरमेंट आपका नहीं हो पा रहा है, आपको यहां पर 2 बार चेन यूज हो रही है। कितनी बार चेन यूज हो रही है, 2 बार चेन आपकी यूज हो रही है ना। तो इस बात की क्या श्योरिटी है कि आपने ए बी की लेंथ को ऐसा डायरेक्टली मेजरमेंट किया होगा, सीधा मेजरमेंट किया होगा। भाई डिस्टेंस निकालनी, इसका मतलब है सर हॉरिजॉन्टल आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है ना, लीनियर डिस्टेंस के अंदर चेन लेंथ निकालनी है, एक के बीच की आपको मिनिमम डिस्टेंस आपको यहां पर निकाल के देनी होती है ना। अब सर ये तो कोई श्योरिटी नहीं कि हमने ऐसी डिस्टेंस मेजरमेंट की होगी अगर हमारे चेन लेंथ खत्म हो गई है तो, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हो सकता है मैं भी पहली मैंने ऐसे मेजरमेंट की हो, दूसरी चेन लेंथ मैंने ऐसे मेजरमेंट की हो सकता है पहली मैंने ऐसे मेजरमेंट की हो, दूसरी मैंने ऐसे मेजरमेंट की हो, है ना। जरूरी है क्या, नहीं, बिल्कुल सर कैसे भी मेजरमेंट कर सकता हूं, मेरे को क्या पता कि सर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही मैंने की है, नहीं है ना। अब सर स्ट्रेट लाइन पे किए कैसे हमें पता चले कि हमने स्ट्रेट लाइन पे किए। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि आप ए बी के जस्ट बीचों बीच एक इंटरमीडिएट पॉइंट को आप यहां पर स्टैब्लिश करा रहे हैं। इससे फायदा क्या हुआ, इससे ये हुआ कि पहले आपने यहां से यहां तक का मेजरमेंट ले लिया, फिर यहां से यहां का मेजरमेंट ले लिया। तो इस केस में आप यहां पर बिल्कुल स्ट्रेटली चलें, ये बिल्कुल सही है, यानी कि आपकी जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच की वो एकदम एग्जैक्टली करेक्ट आई है। अगर यदि आपने ये पॉइंट स्टेब्लिश नहीं किया होता तो चेन लेंथ तो मेरी चेन तो बीच में खत्म हो गई, तो मैंने पहला हो सकता है मैंने यहां मेजरमेंट किया होता और दूसरा मैंने ऐसे मेजरमेंट किया होता, तो ये डिस्टेंस आपकी अलग आती, ये डिस्टेंस आपकी अलग आई है। सिंपल है। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा कि इंटरमीडिएट पॉइंट को ए और बी की लाइन की स्ट्रेट लाइन, ए बी स्ट्रेट लाइन के बीच में ही अगर मैं बात करूं तो हमने यहां पर जो इंटरमीडिएट पॉइंट को हमने यहां पर स्टैब्लिश कराया है, इस इंटरमीडिएट पॉइंट को स्टैब्लिश कराने की प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, रेंजिंग कहलाती है। आई बात समझ में, बिल्कुल। तो इसके लिए करते क्या है, हम रेंजिंग रोड्स का हम यहां पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या करते हैं, रेंजिंग रोड का यूज करते हैं। कैसे कि सर एक रेंजिंग रोड मैंने यहां पर रख दी, एक रेंजिंग रोड मैंने यहां पर रख दी, ठीक है, मान लेना है ना, लगभग टीडीसी रखें यहां पे, एक रेंजिंग रोड आपने यहां पर रख दी, ठीक है। अब आप इन तीनों को देखें, अगर आप इन तीनों को देखें यहां से, अगर मैं इन तीनों को देखता हूं तो ये तीनों मेरे को क्या होने चाहिए, एक सिंगल लाइन में मेरे को नजर आने चाहिए, यानी कि एक ही डंडा दिखना चाहिए ये वाला, बाकी दोनों दिखे ही ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सर तीनों आपकी एक लाइन पे आ गए, ठीक है। इसीलिए आप यहां पर क्या करते हैं, इसको रेंजिंग रोड्स को आप यहां पर यूज करते हैं, ठीक है। तीनों को देखा ऐसे तो आप देखेंगे आपको पेन ना दिखे, ऐसे इस तरह से देखिए आप कि आपको पेन ना दिख रहा हो, ये वाला पेन ना दिख रहा हो, बिल्कुल, है ना। तो इसका मतलब है अब हम कैमरा में और कैमरा ये हाथ और साथ के साथ ये पेन आपके स्ट्रेट लाइन के अंदर आ गए, ठीक है। तो ये काम आपका क्या करता है, आपका रेंजिंग करता है, अगर ये तीनों एक ही दिखे आपको, है ना, सिंपल सी बात है। आगे बात समझ में, बिल्कुल। तो इसीलिए आपके पास काम में आती है रेंजिंग रोड। अब सर रेंजिंग रोड के बारे में देखो, इतनी इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से बहुत है। रेंजिंग कर लिया, इंटरमीडिएट पॉइंट स्टैब्लिश कर दिए, क्यों, क्योंकि सर हमारी एक चेन लेंथ में हम ए बी को मेजरमेंट नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन को मेजरमेंट करना है, इसीलिए हम यहाँ पर रेंजिंग रोड को यूज करना चाहेंगे, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल। अब देखते हैं, यहाँ पर लिख दूं, सबसे पहले तो देख लो यहाँ पर छोटा सा पॉइंट लिख देता हूं, रेंजिंग करके। रेंजिंग क्या होती है हमारी, द प्रोसेस ऑफ
लोकेटिंग इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन लॉन्ग सर्वे लाइन, है ना। तो ये हमारे पास होगी रेंजिंग। रेंजिंग क्या होगी? प्रोसेस होगी लोकेटिंग इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन है लॉन्ग सर्वे लाइन, ठीक है। अब यहां पर देखो, इसके बारे में कुछ एक बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है, पहले यहां देख लो आप, है ना, ठीक है। डायरेक्टली देखो, ये जो रेंजिंग रोड की जो यहां पर अगर मैं बात करूं तो रेंजिंग रोड के बारे में बता रहा हूं यहां पर, रेंजिंग रोड, ठीक है। रेंजिंग रोड के बारे में, रेंजिंग रोड की अगर यदि आपसे लेंथ पूछ ले तो सर लेंथ आपके पास होती है कितनी होती है? 2 मीटर से लेके आपकी 3 मीटर तक की आपको आसानी से कहीं भी देखने को मिल जाएगी। 2 से लेके 3 मीटर तक की होती है लेंथ, है ना, ठीक है। फिक्स नहीं है 2 मीटर की होगी, 2 से 3 मीटर तक वेरी कर सकती है इसकी लेंथ। अब यहां पर देखो, ये ऑल्टरनेट रहती है, ठीक है। ऑल्टरनेट किस में रहती है? ऑल्टरनेट या तो आपको रेड व्हाइट दिखेगा या फिर ऑल्टरनेट आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, ठीक है। या तो ये देखो, ये तो रेड व्हाइट, यहां पर मैं लिख देता हूं आपके सामने, देखो ये रेंजिंग रोड है आपकी, ये ऑफसेट रोड है ना। ये पहले देखो, यहां पर या तो रेड होगा या फिर यहां पर लिख दो ब्लैक होगा, है ना। इस डायग्राम को बना लेना आप, बिल्कुल सीधी लाइन बना देना बस आप एक तरीके से, है ना। और यहां पर अल्टरनेट, यहां पर सेकंड नंबर पे होगा व्हाइट, ठीक है, व्हाइट बैंड, और साथ के साथ रेड या ब्लैक बैंड आपके पास यहां पर देखने को मिलेंगे, है ना। ये जो बैंड होता है ना, एक सिंपल सा, ये छोटा सा जो बैंड होता है, ये बैंड की अगर यदि आपसे पूछ ले कि सर ये बैंड कितने का होता है, ये मैंने आपको शो कर दिया, है ना। तो देखो सर, ये जो बैंड होता है ये 20 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है? 20 सेंटीमीटर का आपके पास एक बैंड होता है। एक बैंड आपको कितने का देखने को मिलेगा? 20 सेंटीमीटर का आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर यदि आपसे पूछ लूं कि सर रोड कितना होगा यहां पर, है ना, रोड की डायमीटर कितना होगा, तो रोड का डायमीटर या फिर रेंजिंग रोड का डाया जो है, यहां पर लिख देते हैं डाया, डाया बराबर आपको देखने को मिलेगा कितना? 30 mm का डाया, ठीक है। बैंड आपको बता दिया, बैंड आपको कितना देखने को मिल रहा है? ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर का बैंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं। साथ के साथ ही छोटी सी बात कि सर देखो, रेंजिंग रोड के अंदर आप यहां पर चाहे तो मल्टी कलर्ड फ्लैग लगा सकते हैं। अगर यदि आपकी जब भी देखो, रेंजिंग रोड आपको आसानी से दिखेगी नहीं अगर जैसे डिस्टेंस आपकी ज्यादा हो जाएगी, जैसे डिस्टेंस आपकी 200 मीटर से ज्यादा हो जाती है, 200 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी, तब आपको रेंजिंग रोड दिखना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी विजिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए दिखना बंद हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ही बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको पता नहीं चलेगा अगर आप दूर खड़े हो तो कि सर रेंजिंग रोड आपका सर्वे किधर चल रहा है, ठीक है, किधर किधर लगाई हुई है आपने, है ना। तो वहां पर आपको क्या चलेगा पता कि सर जैसे ही आपको विजिबिलिटी इंप्रूव करनी होती है तो उसके लिए आप यहां पर क्या कर सकते हैं? मल्टी कलर्ड फ्लैग आप यहां पर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टी कलर्ड फ्लैग से क्या होती है? इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। आपको पता चल जाता है कि भाई यहां पर लगी हुई है आपकी रेंजिंग रोड, ठीक है। तो विजिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए आप यहां पर चाहे तो इस रेंजिंग रोड के ऊपर ये देखो, ये जो लगा रखा है यहां पर मल्टी कलर्ड फ्लैग है, कोई से भी कलर का आप लगा दो, आपकी इच्छा सुविधानुसार जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यहां पर आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा से यहाँ पर देखो, ये लिखा भी हुआ है, देखो ब्लैक और रेड बैंड है ना, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर बना लेना साथ के साथ ही, ठीक है। तो डायमीटर आप यहाँ पर देखें तो 30 mm का आपका डायमीटर हो गया। अब इसी को अगर यदि मैं आगे बढ़ा के लिखने की कोशिश करूं तो सर एक हम आपके पास आता है रेंजिंग पोल। रेंजिंग पोल, देखो रेंजिंग पोल कोई बहुत अलग सा नहीं आ गया कि सर कुछ अलग सी चीज आ गई आपकी, नहीं नहीं, सेम ही है। बस सर रेंजिंग रोड के अंदर, रेंजिंग पोल के अंदर जब आपका रेंजिंग रोड छोटी पड़ने लग जाती है ना आपकी, तो रेंजिंग पोल को काम में लेते हैं। इसकी लेंथ बस यहाँ पर 2 से 3 मीटर है, तो यहाँ पर इसकी 4 से 8 मीटर तक की लेंथ होती है। इसके अलावा बाकी सेम है, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं है आपको, है ना। रेंजिंग पोल और रेंजिंग रोड के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सिंगली डिफरेंस ये है कि सर इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं जब आपको ज्यादा चाहिए होता है। ज्यादा लेंथ का अगर आपको रेंजिंग रोड चाहिए तो फिर आप क्या करें, वहां पर रेंजिंग पोल यूज कर लें, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट और लिख देता हूं साथ के साथ ही, when distance is greater than 200 meter, then to improve visibility multicolored flag is used, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हो गई आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपको काम में आने वाली थी। ये रेंजिंग रोड के बारे में हमने सीख लिया अच्छे से, है ना। अब बढ़े आगे की तरफ, अगला देखो आप यहां पर, यहीं पे देखो पहले अगला ऑफसेट रोड, ठीक है।
ऑफसेट रोड। अब सर ऑफसेट रोड क्या होता है? देखो ये सेम होता है आपका ना, सेम होता है जैसे रेंजिंग रोड है, रेंजिंग रोड ये ऐसा रेंजिंग रोड है, तो इसके अंदर सिर्फ ओनली डिफरेंस पता है क्या होता है कि रेंजिंग रोड के अंदर आपकी स्लिट नहीं लगी होती, इसके अंदर यहां पर एक नेरो स्लिट लगी होती है और ऊपर एक हुक लगा रहता है। देखो दो ही डिफरेंस है यहां पर, एक तो ऊपर यहां पर आपको हुक लगा मिलेगा और दूसरी चीज आपको यहां पर एक नेरो सी स्लिट लिखने को मिलेगी। स्लिट का मतलब क्या होता है? स्लिट का मतलब होता है कि छोटी सी ओपनिंग है आपकी, है ना, छोटी सी क्या है? ओपनिंग है। तो जो ओपनिंग है उस ओपनिंग को आप यहां पर स्लिट बोल देते हैं, ठीक है। ओके, स्लिट कह दो आप, स्लोट कह दो आप, आपके हिसाब से, ठीक है। तो नेरो से स्लिट लगी रहती है, साथ के साथ ऊपर हुक लगा रहता है। हुक क्या काम आता है? हुक काम आता है आपका ताकि जिसमें आप चेन को फंसा सकें और पूरा मेजरमेंट आप यहां पर ले पाए, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मेरे को इस साइड यहां पर मेजरमेंट लेना है, तो सर यहां पर मेरे को क्या कर देना, यहां पर चेन को लगा देना और यहां से मेजरमेंट ले सकता हूं मैं ऐसे करके, ठीक है। आगे बात समझ में? बिल्कुल। तो मेजरमेंट जहां भी लेना है आपको, सीधा आप वहां पर क्या लगा दो, हुक के अंदर चेन फंसा दें और चेन फंसा के आगे मेजरमेंट ले लें। आगे बात आती है सर नेरो स्लिट क्यों काम में आती है? अगर अच्छा ऑफसेट मैंने आपको बताया कि सर किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेलिंग लेने के लिए आप यहां पर क्या करते हैं? ऑफसेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो मान लेता हूं कि सर यहां पर आपके पास क्या है कि सर यहां पर ये एक सर्वे लाइन है, ये एक सर्वे लाइन जा रही है आपकी, यहां पर कोई डिटेल आपको लोकेट करनी है। मान लेता हूं कि सर पेड़ है, इस पेड़ को आपको यहां पर लोकेट कराना है ना। इस पेड़ के यहां पर मान लेता हूं सर यहां पर कोई पॉइंट आपने माना हुआ है, ठीक है। अब इस पॉइंट को आप यहां पर लोकेट कैसे कराएंगे? आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आप ऑफसेट रोड रखें। अब आपके ऑफसेट रोड काम में आएगी, ठीक है। देखो ये लो साहब, ठीक है। तो ऑफसेट रोड का काम समझ में आया। जैसे जहां पर रेंजिंग रोड यूज की है ना, जैसे हमने यहां पर रेंजिंग रोड यूज की है, यहां पर आपको ऑफसेट रोड रख लेनी है। ऑफसेट रोड रख के आपको यहां पर चेक करना है, स्लिट के अंदर देखना है आपको। और पहले तो देखो स्लिट आपको लगी हुई है, स्लिट आपको दोनों साइड देखने को मिलेगी। देखो यहां पर एक दिख रहा है, एक इस साइड लगी हुई है और एक इस साइड लगी हुई है, ठीक है। इससे आप यहां पर आर पार देख सकते हैं कि इस साइड लगी हुई है, एक इस साइड लगी हुई है। देखो एक तो ऐसे लगी हुई है स्लिट और एक ऐसे देख सकते हैं आप यहां पर, दोनों तरह से, है ना। तो इसमें करना क्या है आपको कि सर यहां पर आपने ऑफसेट रोड रखी, आप सबसे पहले तो यहां से चेक करें, यहां पे आपने ऑफसेट रोड रखी, आप यहां से चेक कर सकते हैं, यहां पर भी रेंजिंग रोड रख दो, यहां पर भी रेंजिंग रोड रख दो, है ना। चेक कर लिया आपने कि सर ठीक है ये लाइन एकदम बिल्कुल क्या चल रही है, बिल्कुल सीधी चल रही है, स्लिट के अंदर से देख लो आप यहां पर, ठीक है। और सेम तरीके से आपने जब यहां पर चेक किया तो तब आप इधर भी देख सकते हैं आराम से, है ना। तो इधर से देख सकते हैं आप यहां पर कि लाइन एकदम बिल्कुल सही जा रही है, नहीं जा रही, और इधर से आप यहां पर चेक कर सकते हैं ये बिल्कुल एकदम बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इस हिसाब से आप यहां पर क्या कर सकते हैं, ऑफसेटिंग आप यहां पर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। आई होप मेरी बातें समझ में आ गई होगी, है ना। तो स्लिट है, स्लिट से आप यहां पर सबसे पहले इस लाइन को देख लें, फिर आप यहां पर क्या करें, इस लाइन को आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर स्लिट के अंदर से देखेंगे, स्लिट के अंदर से देख के आप यहां पर अगेन यहां पर भी आप यहां पर रेंजिंग रोड रख सकते हैं, यहां पर रेंजिंग रोड, यहां पर रेंजिंग रोड, यहां पर रेंजिंग रोड, यहां पर ऑफसेट रोड रखी, इस लाइन को देख लिया और इस लाइन को देख लिया, ठीक है। ऐसे मेजरमेंट आप यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ऑफसेट रोड। इसके बारे में लिख देता हूं मैं यहां पर आपके सामने, ठीक है, कि सर दीज आर सिमिलर to ranging road, these are similar to ranging roads, साथ के साथ ही बात करें, these are similar to the ranging roads with only difference that they are provided with hook and स्लिट। स्लिट के यहां पर ब्रैकेट में यहां पर आपको ओपनिंग लिख देता हूं, with only difference that they are provided with hook and slit at top and two narrow slit at right angle, है ना, at right angle to each other at eye level, ठीक है। ऑफसेट का मतलब क्या काम आएगा सर? इट इज यूज्ड टू अलाइन ऑफसेट लाइन, ठीक है। तो ऑफसेट लाइन को अलाइन करने के काम में आएगा।
इट इज यूज्ड टू लाइन ऑफसेट लाइन, और राइट एंगल पे आपको दो नैरो वर्टिकल स्लिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये तो मैंने आपको बताया, नैरो वर्टिकल स्लिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, टू नैरो वर्टिकल स्लिट्स है ना, यहाँ पर वर्टिकल लिख लो, नैरो वर्टिकल स्लिट्स, ठीक है, टू नैरो वर्टिकल स्लिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। बाकी आपका काम वही है जैसे रेंजिंग रोड काम में लेते हैं, वहीं पे आप ऑफसेट रोड लगा दें, ऑफसेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रखा आपने, यहाँ पर भी मेजरमेंट कर सकते हैं, कोई भी डिटेल है, डिटेल को आप आसानी से लोकेट कर पाएंगे, ठीक है। फिर इसकी लेंथ आप यहाँ पर आसानी से मेजरमेंट कर ले, लेंथ मेजरमेंट करने के लिए आपको हुक आपके पास काम में आने वाला होता है, ठीक है। और बाकी स्लिट्स का काम बाकी सेम साइज चल रहा है आपका, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखो नेक्स्ट है आपके पास, इसको बोलते हैं आप यहाँ पर क्रॉस स्टाफ। क्या बोलते हैं इसको आप यहाँ पर? इसको बोलते हैं आप यहाँ पर क्रॉस स्टाफ, ठीक है। ये आपका है क्रॉस स्टाफ। अब देखो क्रॉस स्टाफ में आपको मैंने यहाँ पर टोटल 3 डायग्राम आपको दिखा रखे हैं, ठीक है। इन तीनों के नाम मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूं। इस पहले वाले को आप यहाँ पर बोलते हैं ओपन क्रॉस स्टाफ, पहले वाले को आप यहाँ पर बोलते हैं ओपन क्रॉस स्टाफ। सेकंड नंबर पे जो आपको दे रखा है इसको बोलते हैं हम यहाँ पर फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। क्या बोलते हैं इसको हम यहाँ पर? फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। और जो थर्ड नंबर पे दे रखा है, इस थर्ड नंबर वाले को बोलते हैं हम यहाँ पर एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, ठीक है। अब मैं आपको एक समझाऊंगा, बाकी के आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। देखो सर, ये हमें राइट एंगल जब भी मेजरमेंट करना होता है, ये सारे के सारे आपके राइट एंगल मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहली चीज, राइट एंगल मेजरमेंट करने के लिए आपको कोई भी डिवाइस दे दे, इन तीनों डिवाइसेस से आप यहाँ पर राइट एंगल मेजरमेंट आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, ठीक है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ही मेजरमेंट करेगा, लेकिन ठीक है, ये बाकी और अदर भी करेंगे, राइट एंगल तो कर ही देते हैं, ठीक है, बाकी अदर भी कर देते हैं, लेकिन ये वाला सिर्फ और सिर्फ आपको राइट एंगल सेट आउट करने के काम में देगा, ठीक है। तो सर जब भी आपको राइट एंगल आपको सेट करना है, जब भी आपको राइट एंगल आपको सेट करना है, तो आपको करना क्या है? कुल मिला के देखो, ये देखो, ये लाइन है, दो वर्टिकल स्लिट्स दिख रही है आपको, बिल्कुल सर, ठीक है। ये 2 वर्टिकल स्लिट्स हैं, इस स्लिट्स के मान लेता हूं यहाँ पर कोई लाइन है आपकी, ये लाइन है, ये लाइन आपकी जा रही है। इस लाइन को सबसे पहले आप वर्टिकल स्लिट्स पे देख लेंगे आसानी से, ठीक है। तो इस लाइन को जैसे ही आपने सेट किया, अगली लाइन आपके पास डायरेक्टली आपकी क्या हो जाएगी? सीधी की सीधी आपकी 90 डिग्री पे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, 90 डिग्री पे आपको देखने को मिल जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसकी मदद से आप यहाँ पर डायरेक्टली कर लें। स्लिट्स आपके पास दोनों स्लिट्स, आप दोनों साइड आपको स्लिट यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। ये लाइन आपको जिस भी लाइन के ऊपर करना है, मान लो यहाँ रेंजिंग रोड रखी, यहाँ रेंजिंग रोड रखी, इन दोनों को सेट आउट किया। अगर यदि आपने यहाँ से देखा, अगर यदि सारे के सारा बिल्कुल एक अलाइनमेंट में दिख रहा है, तो आपको पहले पता चल गया आपको यहाँ रेंजिंग रोड रखना है। आपको बेसिकली इधर नहीं भी रखो तो भी चलेगा, आपको दोनों साइड करना है तो आप इधर भी रख दो, ठीक है। यहाँ से देखो, आपको पता चल जाएगा कि सर ठीक है, सब मामला सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बस आपको क्या करना है कि सर दोनों साइड आपको यहाँ पर सेट आउट कर ले। तो ये लाइन जैसे सेट की, वैसे ये लाइन आपके पास ऑटोमेटिकली 90 डिग्री पर सेट हो गई, ठीक है। आगे बात समझ में? बिल्कुल। तो यही काम आपका रहेगा किसके अंदर? क्रॉस स्टाफ के अंदर। ये मैंने आपको बता दिया है, इसको भी आप यहाँ पर लाइन को भी, इसको भी मैं यहाँ पर आपको बना देता हूँ। ये सारे 90 डिग्री पे सेट आउट हो गए, ठीक है। इसमें 90 है, इसमें देखो आपको 2-3 लाइन और दे रखी है, तो यहाँ पर देखो आपके पास 90 तो होगा ही होगा, साथ में 45 भी कर सकते हैं आप यहाँ पर, है ना। तो 45 जब भी करना हो तो 45 भी कर लो, ठीक है। तो ये सीधी लाइन आपने यहाँ पर सेट कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर दूसरी साइड से भी देख सकते हैं, देखो ये 45 वाला भी एंगल है आपके पास, ठीक है। तो ये 45 डिग्री मेजरमेंट करके देगा, ठीक है। साथ के साथ ही अगर मैं बात करूं इसके अंदर सर देखो यहाँ पर है ना, दोनों साइड स्केल लगी रहती है। एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ में आपके पास दोनों साइड आप यहाँ पर स्केल लगी रहती है। देखो ये 135 भी करके देगा, 45 भी करके देगा आपको, 90 भी करके देगा आपको। ये वाली वैल्यूज आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। तो सर 45 से जितने भी मल्टीपल में है, 45 की मल्टीपल में सभी को आपको निकाल के दे देगा, सारे के सारे जितने भी आपको 45 के मल्टीपल में निकालना है, 45 के मल्टीपल में सब कुछ निकाल के दे देगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको यहाँ नीचे जो लगी रहती है, इस नीचे आपके पास लगी है कौन सी? मैन स्केल। नीचे लगी रहती है मैन स्केल, ठीक है। 2 सिलेंडर्स हैं आपके पास। ऊपर वाला सिलेंडर आपका रोटेट कर सकता है, नीचे वाला सिलेंडर आपके पास कोई ऐसा मेंशन नहीं है कि रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। नीचे वाला नहीं करेगा, नीचे वाला नहीं करेगा, ये मैंने मेंशन करके दे रहा हूं आप लोगों को, है ना, कि नीचे वाला नहीं करेगा, ऊपर वाला ही रोटेट करेगा, ठीक है। तो ऊपर वाला रोटेट कर सकता है। नीचे वाले के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैन स्केल लगी है, ऊपर वाले के अंदर वर्नियर स्केल लगी है, ठीक है। मैन स्केल नीचे वाले पे लगी है, ऊपर वाले में वर्नियर स्केल लगी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, ये देखो 2 स्केल्स दिख रही है आपको, बिल्कुल दिख भी रही होगी, है ना, थोड़ी थोड़ी तो दिख रही होगी, हाँ ठीक है। तो वर्नियर स्केल का काम क्या होता है कि सर मेन स्केल का जो फ्रैक्शन पार्ट है, बिल्कुल छोटे सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है, उसके भी फ्रैक्शंस पढ़ लेने का आपके पास काम करेगा कौन? ऊपर वाला सिलेंडर।
तो वर्नियर स्केल से हम मेन स्केल के फ्रैक्शंस पार्ट्स को भी, फ्रैक्शंस को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे जो छोटे छोटा फ्रैक्शन है ना, या छोटे छोटा स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल पे, उसके फ्रैक्शंस को भी अगर आपको पढ़ना है तो उसके फ्रैक्शंस को आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे वर्नियर स्केल की मदद से, ठीक है। अब वर्नियर स्केल के अंदर एंगल भी काउंट करके बताया था मैंने आप लोगों को, सर एंगल मेजरमेंट भी मैंने करके बताया था। तो सर जिस पे भी रखना है ना आपको, वो डायरेक्टली आप यहाँ पर रख के सीधा सेट आउट कर सकते हैं, ऐसा कि चलो ठीक है सर, जहां पर भी आपको निकालना है पहले जो भी लाइन जा रही है उस लाइन को आपने देखा, और अदर लाइन के अंदर आप यहाँ पर जो भी स्लिट है उस स्लिट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं। जितने भी एंगल पर सेट करना है आप वर्नियर की मदद से आप यहाँ पर डायरेक्टली सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी एंगल पर सेट कर देगा आपको, तो 90 तो हो ही जाएगा। ये आपको 45, 90, 135 तीनों को एंगल को सेट करके देगा। ये वाला अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये वाला आपको सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का मेजरमेंट करके देगा। ये बात क्लियर हो गई आपको? बिल्कुल। अगर ये क्लियर हो गई हो तो इसको मैं आपको आगे लिखा देता हूं। सबसे पहले देखो, आप लिख लो इसको, है ना, छोटा सा नोट डाउन कर लो आप लोग, आपके लिए सही रहेगा ये। देखो, इट इज अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट, इट इज द सिंपल इंस्ट्रूमेंट, सिंपल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले ओपन क्रॉस स्टाफ, देखो क्रॉस स्टाफ अगर डायरेक्ट लिखा आ जाए तो इसका मतलब सीधा सीधा आप ओपन क्रॉस स्टाफ लेके चलना है ना। बाकी फिर भी ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ओपन क्रॉस स्टाफ के नाम से लिखा देता हूँ सबसे पहले, है ना। क्रॉस स्टाफ के अंदर भी सबसे पहला देखो, सबसे पहला देखो आप यहाँ पर ए नंबर पे ओपन क्रॉस स्टाफ, ठीक है। अब लिखो, अब लिखना चालू करेंगे इसके बारे में, ठीक है। लिखना चालू करते हैं। इट इज अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट, इट इज सिंपल instrument used for setting out ऑफसेट, ठीक है। तो ऑफसेट को सेट करने के लिए भी आप यहां पर इसको क्या करते हैं, काम में लेते हैं, टू द चेन लाइन, ठीक है। तो ऑफसेट अगर यदि आपको 90 से निकालना है तो आप यहां पर ऑफसेट रोड को आप यहां पर काम में ले सकते हैं। अगर यदि आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर अदर एंगल पे भी निकालना है तो आप यहां पर क्रॉस स्टाफ्स को आप यहां पर काम में ले लेते हैं, ठीक है। तो इट इज सिंपल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर सेटिंग आउट ऑफसेट टू द चेन लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर setting out 90 डिग्री या फिर राइट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री राइट एंगल, ठीक है, एट ए गिवन पॉइंट ऑफ सर्वे लाइन, एट ए गिवन पॉइंट ऑफ सर्वे लाइन, ठीक है। थर्ड नंबर पे देखिए, आगे देखें, आगे फ्रेंच क्रॉस स्टाफ के बारे में लिख देते हैं, आगे लिख देते हैं फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में लिख देते हैं सबसे पहले कि सर इफ द एंगल इज टू बी सेट आउट in multiple of 45 degree, French cross staff is used, ठीक है। एक और पॉइंट लिख देते हैं एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ के लिए, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, ठीक है। It is used to set out any angle from given survey line. It consists of two diameter to same diameter cylinder over each other
एंड अपर सिलेंडर कैन रोटेट ओवर, तो अपर वाला सिलेंडर रोटेट कर सकता है ओवर बॉटम, या लोअर वाला लिख देता हूं, ओवर लोअर सिलेंडर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी कि सर लोअर सिलेंडर के रेस्पेक्ट में अपर वाला सिलेंडर आपका क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। ठीक है, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट नोट है, ये लिख देता हूं, अपर सिलेंडर हैव वर्नियर स्केल while lower cylinder consists man scale। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों तीनों बातें हमने यहां पर इसके अंदर रख दिया गया है। ठीक है, बस इतनी ही बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है, और आपको निकालना कैसे, तो उसके लिए स्लिट्स आपको यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, सिंपल है, बस इतनी बातें आपने, इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपने यहाँ पर याद रख ली है तो ये मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट होगा आपका किसके रिगार्डिंग, क्रॉस स्टाफ के रिगार्डिंग। तो क्रॉस स्टाफ तक सारी बातें क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आपको जो मेन चीजें याद रखनी, क्या याद रखना है कि सर ठीक है, इसके अंदर हमने अभी तक हमने देखा कि ओपन क्रॉस स्टाफ 90 डिग्री का एंगल मेजरमेंट करेगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको साफ साफ 90 डिग्री का, ये आपको मेजरमेंट करके देगा कितना, ये आपको मेजरमेंट करके देगा कितना, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 135 डिग्री। और अगर यदि यहाँ पर कह दे तो ये कोई भी एंगल आपको यहाँ पर मेजरमेंट करके दे सकता है। अब हम यहाँ पर इस लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ के हम यहाँ पर चेक करते हैं कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो और इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास कौन से हैं, तो यहाँ पर देखो, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखो, है ना। अब देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज नंबरिंग देते चलना आप, है ना। ठीक है, 8 नंबर पे देख लिया हमने यहाँ पर ऑप्टिकल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं सर ऑप्टिकल स्क्वायर के बारे में। ठीक है, देखो दो स्क्वायर्स के बारे में नाम आपसे यहाँ पर जनरली पूछता है, ऑप्टिकल स्क्वायर साथ के साथ प्रिज्म स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों भी आपको राइट एंगल मेजरमेंट डिवाइसेस हैं। तो राइट एंगल मेजरमेंट डिवाइसेस के बारे में जब भी नाम ले आपको याद रखना है, सबसे पहला नाम आपके पास यहाँ पर आपके दिमाग में आना चाहिए, कौन सा, ओपन क्रॉस स्टाफ। दूसरा आपके पास आना चाहिए फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। तीसरे नंबर पे आपको काम में नाम आपको याद आना चाहिए ऑप्टिकल स्क्वायर, और चौथे नंबर पे आपको नाम याद आना चाहिए प्रिज्म स्क्वायर। ठीक है, तो चारों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। चारों आपको 90 डिग्री का मेजरमेंट आपको यहाँ पर करके देते हैं। ठीक है, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ्स के थ्रू भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर बात करेंगे पहले इनके बारे में। ठीक है, सिंपल है। अगर यदि यहाँ पर मैं आपसे पूछूं तो हम यहाँ पर इफेक्टिवनेस के बारे में अगर मैं बात करूं, इफेक्टिवनेस के बारे में बात करूं, तो इफेक्टिवनेस के अंदर अगर यदि देखें हम डायरेक्टली सीधी सीधी अगर रीडिंग को ऑब्जर्व करके देखें, उनकी एक्यूरेसीज को अगर यदि हम यहाँ पर मेंटेन करके की कोशिश करें या फिर देखने की कोशिश करें, तो आपको जो एक्यूरेसी आपको जो ओपन क्रॉस स्टाफ देता है, उतनी एक्यूरेसी आपको कौन नहीं दे पाता, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ आपको नहीं दे पाता। उसके एंगल जरूर मेजरमेंट कर लेता है, वो 45 का, 135 का, 90 का सभी मेजरमेंट कर लेता है, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस उतनी अच्छी नहीं है, उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है जितनी एक्यूरेसी 90 डिग्री के मेजरमेंट में किसकी निकल के आती है, ओपन क्रॉस स्टाफ की निकल के आती है। ठीक है, तो एक्यूरेसी के मामले में, इफेक्टिवनेस के मामले में कौन सा बेटर है, आपका बेटर है कौन सा वाला, ये बात भी आपको याद रखना, नोट डाउन करके लिख लेना साइड में। ठीक है, कि सर हमारा जो ओपन क्रॉस स्टाफ है वो ज्यादा इफेक्टिव है रादर देन फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। ठीक है, अगर यदि यहां पर मैं बात करूं तो ऑप्टिकल स्क्वायर से ज्यादा है कि कम है, तो देखो ऑप्टिकल स्क्वायर जो है आपका इन दोनों से ज्यादा निकलेगा। ठीक है, तो जो अभी हम यहाँ पर बात करी, किस किस की बात करी हमने यहाँ पर, ओपन क्रॉस स्टाफ की, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ की, इन दोनों क्रॉस स्टाफ से आपको ज्यादा एक्यूरेसी देगा कौन, ऑप्टिकल स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्टिकल स्क्वायर की इफेक्टिवनेस आपकी और ज्यादा हाई है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पास 90 डिग्री का एंगल मेजरमेंट कर पाता है, बिल्कुल सबसे सही चीज। तीसरी बात, सर कैसे कर लेता है, तो सर यहां पर ये क्या करता है, ये प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। किसके ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन पे आपका यहां पर काम करता है। तो डबल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, तो डबल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी आप यहां पर इंसिडेंट रे को देखो, एक तो इंसिडेंट रे, एक होगी आपके पास रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे देखो यहां पर, देखो ये आपने यहां पर देखो ऑब्जेक्ट है इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे और यहां पर रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे यानी कि कुल मिला के जो एंगल है ना, ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल आपका बनना चाहिए वो एंगल आपका डबल होता है रादर देन किससे, जो आपने यहां पर रिफ्रैक्टिव सरफेसेस आपने लगाई होती है। ये कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन।
यानी कि जो आपने रिफ्लेक्टिव सरफेसेस के बीच का जो एंगल आप यहां पर सेट करके रखेंगे, यानी कि ये जो रिफ्लेक्टिव सरफेसेस है, इस रिफ्लेक्टिव सरफेसेस का जो आप यहां पर जिस एंगल पे आप यहां पर इसको रखेंगे, इसका डबल एंगल पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि सर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपको इससे डबल एंगल में देखने को मिलेगी। सपोज देख लो यहां पर ये 45 डिग्री के एंगल पे आपने रखे हुए दोनों रिफ्लेक्टिव सरफेसेस, ठीक है। तो यहां पर ये जो एंगल मिला ना इन दोनों के बीच में, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, और यहां पर इसको क्या कह देंगे मैं यहां पर कि सर ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये आपको डबल देखने को मिलता है जो आपके रिफ्लेक्टिव सरफेसेस का बीच का एंगल है। ये 45 है तो ये इतना, उसको चेंज कर देते तो ये भी चेंज हो जाता। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। इसी के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा आपका ऑप्टिकल स्क्वायर को आप यहां पर देख सकते हैं। आ गई बात समझ में? बिल्कुल। अब सर कैसे काम करता है, तो देखो यहां पर दो आपके पास मिरर्स लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? दो मिरर्स लगे रहते हैं। वो जो दोनों मिरर्स हैं, एक मिरर का नाम है आपके पास, यहां पर देखो यहां पर दो लिख रहा हुआ है, एक का नाम होरिजन, एक का नाम इंडेक्स। यहां पर आई लिखा हुआ है, यहां पर होरिजन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर दो मिरर लगे हुए हैं, ठीक है, एक होरिजन मिरर, एक है आपका इंडेक्स मिरर। दोनों के नाम आपको याद रखना है, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब यहां पर इन दोनों को हम यहां पर किससे लगाते हैं? 45 डिग्री के एंगल से लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये राइट एंगल मेजरमेंट डिवाइसेस है, ठीक है। सबसे पहले तो जो पॉइंट्स हमारे पास सबसे पहले क्लियर होते जा रहे हैं वो सबसे पहले उनको कर देते हैं, ठीक है, कि सर इट इज यूज्ड टू सेट आउट राइट एंगल, ठीक है। तो राइट एंगल सेट करने के बाद आपके पास काम आएगा एंड मोर एक्यूरेट देन क्रॉस स्टाफ, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी हमारे पास कंप्लीट आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर इसके अलावा मैंने क्या बोला आपको कि इट कंसिस्ट्स ऑफ two mirrors that is horizon ब्रैकेट में H एंड इंडेक्स, जिसको हम यहां पर I यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। ओरिजिन एंड इंडेक्स प्लेस्ड एट 45 डिग्री एंगल टू ईच अदर। अभी प्रिंसिपल समझने की कोशिश करेंगे, इसके बाद हम यहां पर प्रिंसिपल लिख देता हूं मैं आपके सामने, फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी वर्किंग कैसे बेस्ड है ना। देखिए इसकी वर्किंग कैसे बेस्ड है, इसको हम यहां पर कैसे 90 डिग्री का सेट आउट करेंगे यहां पर एंगल, इसको भी हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम यहां पर प्रिंसिपल लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रिंसिपल लिख देते हैं। इट वर्क्स on principle of double रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो डबल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर ये आपका बेस रहता है। इसके अलावा से डबल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल क्या कहता है आपका? डबल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल आपका क्या कहता है कि सर इफ अ रे, ब्रैकेट में लिख दो आप यहां पर, इफ अ रे ऑफ लाइट, if a ray of light undergoes reflection successively, then the angle between the incident and reflected ray is twice the angle between reflected surface, ठीक है। तो वो जो एंगल अभी मैंने बताया आप लोगों को सर इन दोनों के बीच का रिफ्लेक्टेड, देखो जो रिफ्लेक्टेड सरफेस के बीच का जो एंगल्स हैं, इन एंगल का डबल एंगल आपको इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ये, डबल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर ही पूरा ऑप्टिकल स्क्वायर आपका काम करता है। अब देखो चल क्या रहा है, देखो आपको यहां पर मान लेता हूं कि यहां पर ये ए बी सर्वे लाइन है ना,
ये ए बी आपकी सर्वे लाइन है। आपको 90 डिग्री पे कोई पॉइंट यहाँ पर जो डी पॉइंट है ना, इस डी पॉइंट से 90 डिग्री एंगल पे आपको यहाँ पर ओ पॉइंट को आपको यहाँ पर लोकेट करना है। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे आपको ओ पॉइंट को लोकेट करना है डी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने रेंजिंग रोड रखी, यहाँ पर आपने रेंजिंग रोड रखी, देखो निशान भी आपको बना हुआ है। ठीक है, दोनों साइड आपने रेंजिंग रोड रखी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बात और यहाँ पर विशेष आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो इंडेक्स मिरर है आपका, जो इंडेक्स मिरर है, वो इंडेक्स मिरर आपको पूरा का पूरा आपको क्या देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा इंडेक्स मिरर आपको सिल्वर्ड देखने को मिलेगा। यानी कि देखो जो मिरर का पीछे वाला पार्ट है उसको हमने अच्छे से सिल्वर कर रखा है। ठीक है, यानी कि टोटल उसके अंदर क्या होने वाला, पूरी तरीके से ऊपर टॉप और बॉटम दोनों तरह से आपके पास रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा, यानी फुली सिल्वर्ड है वो आपका। ठीक है, जबकि जो आपका हॉरिजन मिरर होता है, ये देखो ये वाला पॉइंट में मैं आपको लिखा दूंगा। देखो तो हॉरिजन वाला मिरर है, वो हॉरिजन वाला मिरर ऊपर से तो आपका क्या रहेगा, ऊपर से देखो जो उसका जो टॉप है ना, टॉप से तो सिल्वर्ड रहेगा और नीचे की तरफ से अनसिल्वर्ड रहेगा। अब सर देखो, जैसे कि अगर आपने मिरर देखा होगा, कांच देखा होगा, जिसके अंदर आप खुद का ब्यूटीफुल चेहरा आप यहाँ पर देखते हैं ना, देखा होगा ना, बिल्कुल। तो चेहरा आप देखते हैं, उसके पीछे अगर यदि उसको सिल्वर कर दें हम यहाँ पर, तो क्या होता है, हमें डायरेक्टली खुद का फेस दिखता है। अगर हम उसको अनसिल्वर्ड रहने दें तो हमने जैसे खिड़की का कांच देखा होगा, डायरेक्टली हम आर पार दिख पाते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। हाँ, तो यहाँ से आप दिख भी पाते हैं। ठीक है, ये देखो आपको दिख भी रहा होगा ना, ये बिल्कुल प्लेन दिख रहा है आपको, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सिल्वर्ड दिख रहा है। आ गई बात समझ में, बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल आर पार आपको रे चली जाएगी, लाइट बिल्कुल आर पार चली जाएगी। तो आई वाला तो फुली सिल्वर्ड है, और एच वाला ऊपर से सिल्वर्ड है, और नीचे से अगर मैं बात करूं, बॉटम से अगर मैं बात करूं, तो बॉटम से आपका लाइट उससे पास होकर जा सकती है, अनसिल्वर्ड है ना। ठीक है, अब हुआ क्या कि आपने यहां पर सेट आउट करना है आपको, है ना। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि सर ये रेंजिंग रोड, ये वाला पॉइंट और ये बिल्कुल सेम लाइन पे है कि नहीं है। ये डी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट आपको सेम लाइन में है कि नहीं है। तो इसके लिए आपके पास ये जो हॉरिजन मिरर है ना, हॉरिजन मिरर का जो नीचे वाला पार्ट है, वो आपको एक तरह से रेंजिंग करने के काम में आ जाएगा, है ना। ठीक है, रेंजिंग करने के काम में आ जाएगा, यानी कि आप देख पाएंगे कि सर ठीक है, पूरा मामला सेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये रेंजिंग रोड, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल सेम स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है, ए पॉइंट, डी पॉइंट और बी पॉइंट। तो रेंजिंग करने के काम में आ जाएगा जो प्लेन वाला पार्ट है उसका, है ना। तो प्लेन वाले पार्ट में आप देखेंगे, तो प्लेन वाले पार्ट में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि सर पहली तो ये देखने को मिल रही है और दूसरी आपको ये देखने को मिल रही है, यानी कि सारी रोड, दोनों रेंजिंग रोड आपको बिल्कुल स्ट्रेटली आपको देखने को मिल जाएगी। सिंपल सी बात है, आगे बात समझ में, बिल्कुल सर, ठीक है। नेक्स्ट बात देखो, अब सर यहां से ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट से रे आपके पास यहां पर गई होगी, यहां पर टकराई, यहां टकराई और यहां पर डायरेक्टली रिफ्लेक्शन दे दिया। ए के ऊपर यहां पर आप आई लगा के, आप आंख लगा के देख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली। ठीक है, अगर यदि आपको रेंजिंग रोड भी बिल्कुल सही दिख रही है, रेंजिंग रोड भी आपको ऐसा लग रहा है कि सर ठीक है सर, ये जो रेंजिंग है, रेंजिंग बिल्कुल सही से हुई पड़ी है, तो सर ये जो एंगल है, ये ओ ए बी, ये ओ पॉइंट जो है आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, आपका सेट हो जाएगा। आगे बात समझ में आ गई, बिल्कुल। तो कुल मिला के कुछ नहीं किया हम लोगों ने, हमने क्या किया है, हम लोगों ने सिर्फ ये देखा है नीचे जो प्लेन छोड़ा हुआ है, इसको अनसिल्वर्ड छोड़ा हुआ, अनसिल्वर्ड इसलिए छोड़ा हुआ है ताकि रेंजिंग आसानी से हो जाए। तीनों ए डी बी पॉइंट तीनों एक पॉइंट पे आ जाए। अब एक पॉइंट पे जैसे ही सेट आए, आपका ओ पॉइंट ऑलरेडी आपका किस पे हो गया, यहाँ पर राइट एंगल पे सेट हो गया, सीधा सीधा डायरेक्टली। आपको क्या करना है, बस यहाँ पर जाके आपको डी पॉइंट के ऊपर आपको क्या रख देना है, ये रख देना है। या हमने डी पॉइंट पे रखा, इधर इस साइड से इस ए बी लाइन को आप यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट ले आओ, रेंजिंग कर लो और साथ के साथ ही देख लो, बस इधर ओ पॉइंट ऑटोमेटिकली आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बात। इस वाले पॉइंट को मैं और लिखा देता हूं आप लोगों के लिए कि द मिरर H is silvered at top and unsilvered at bottom, while mirror eye is fully silver। अब नोट डाल के एक पॉइंट लिखना कि इंस्टेड ऑफ choosing mirrors if prisms are used, then that instrument will be known as prism
स्क्वायर। ठीक है, अगर यदि आपने यहाँ पर सेम तरीके से आपने वहां पर क्या रखा हुआ है, वहां पर मिरर रखे हुए, मिरर की जगह अगर आपने प्रिज्म लगा दिए तो प्रिज्म लगाते हैं आपके पास वो क्या हो गया, सीधा सीधा ऑप्टिकल स्क्वायर से आपका नाम चेंज करके आपने क्या रख दिया है, प्रिज्म स्क्वायर आपने नाम रख देना है। ये सेम प्रिंसिपल पे आपके काम करते हैं, ये भी प्रिज्म स्क्वायर भी आपका डबल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे ही आपके पास क्या करने वाला है, काम करने वाला है। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल एकदम एक्जैक्टली सेम चल रहा है, बाकी सारी बातें बिल्कुल सेम है, दो बार बताने से कोई मतलब नहीं है, बस प्रिज्म आपने यूज कर लिया, दैट्स इट, सिंपल है बिल्कुल। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसका नाम है आपका क्लिनोमीटर, जिसका नाम है आपका यहाँ पर क्लिनोमीटर। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके सामने नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है आपका क्लिनोमीटर। ठीक है, अब देखो सर, एक क्लिनोमीटर दिख रहा है, बिल्कुल सर, ठीक है। तो अगर यदि आपने यहाँ पर मान लो सर टॉप ऑफ द ट्री आप यहाँ पर दिखना चाह रहे हैं, ठीक है, टॉप ऑफ द ट्री आप यहाँ पर दिखना चाह रहे हैं, यहाँ पर देखो प्रोटेक्टर आपने पहले भी यूज किया होगा, है ना, पहले भी यूज किया होगा, हाँ बिल्कुल। तो देखो इसके थ्रू हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक लाइट वेट हम यहाँ पर सस्पेंड करके रखते हैं, यहाँ से मान लो मैं देख रहा हूँ, तो हमको क्या करना है, सिर्फ एक लाइट वेट यहाँ पर सस्पेंड कर देना है। ठीक है, अब देखो अगर यदि ये जो है आपका अगर इस पोजीशन में होता, बिल्कुल ये सीधी वाली पोजीशन में फ्लैट बेस रखा हुआ है, फ्लैट बेस के नीचे आपने यहाँ पर एक प्रोटेक्टर लगाया हुआ है और यहाँ से हमने यहाँ पर एक छोटा सा हमने यहाँ पर लाइट प्लम बोब आपने यूज कर रखा है, लाइट वेट आपने यहाँ पर सीधा सीधा छोड़ा हुआ है। अगर सर हम इसको बिल्कुल स्ट्रेटली रखते या फिर मैं कह दूं बिल्कुल हॉरिजॉन्टली रखते तो सर ये क्या दिखाता आपको, 0 डिग्री दिखाता, क्या दिखाता, 0 डिग्री, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है आपके पास वेट, है ना, अभी भी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट है आपके पास, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये जो भी एंगल आपको देखना है ना, एंगल आप यार अब तो आसानी से देख पाते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सर यहाँ पर अगर इसको मैं बिल्कुल ऐसा कर दूंगा, इसको उठा के हमें ऐसा कर देंगे तो वेट तो अब भी नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो अगर यदि इसको मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, मान लेता हूँ कि सर थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा कर दिया, है ना, तो अब 0 डिग्री का मार्किंग कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, लेकिन जो वेट होगा वो वेट आपके पास जो आपने यहाँ पर सस्पेंड कर रखा था वो वेट यहाँ आ जाएगा। अब आप क्या यहाँ से एंगल नहीं निकाल सकते, क्या आप यहाँ से एंगल नहीं निकाल सकते, बिल्कुल सर एंगल। तो किसी भी इसका जो यहाँ पर अगर मैं एंगल के बारे में बात करूँ तो देखो यहाँ पर ये देख लूँ और यहाँ पर ये देख लूँ, अरे यार सॉरी, ठीक है, ये जो थीटा होगा और यहाँ पर ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, ठीक है, दोनों थीटा आपके बराबर रहेंगे। तो किसी भी जगह पे इसका जो स्लोप है ना, ग्राउंड का स्लोप मेजरमेंट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिनोमीटर की डिवाइस को आप यहाँ पर काम में लेते हैं, आपको ये एंगल दिखा देगा, ये एंगल आपका बराबर रहेगा। तो इट इज यूज टू, देखो इट इज यूज टू मेजर द स्लोप ऑफ अ ग्राउंड। तो ग्राउंड की स्लोप आपके पास निकालने के आपके पास काम में आता है। इसका कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर सामने सामने वैसे दिख ही रहा होगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है आपका, बट फिर भी अगर आप चाहें तो मैं आपको लिखा देता हूँ, ए लाइट वेट, ए लाइट प्लम बॉब इज सस्पेंडेड, ए लाइट प्लम बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ, ये जो भी सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल के सेंटर से आप यहाँ पर लाइट प्लम बॉब को आप यहाँ पर सस्पेंड कर देते हैं और फ्लैट बेस आपके पास ऊपर लगा रहता है, देखो ऊपर फ्लैट बेस लगा हुआ है, ठीक है, ये देखो ये फ्लैट बेस लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिख दें, ए फ्लैट बेस इज अटैच्ड टू द सेमी सर्कल। देखो सारी चीजें लिखा दी अब आप लोगों, अब कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए ना, टू ले द क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर के बारे में सबसे मोस्ट फेमस क्वेश्चन पता है यही है कि सर ये स्लोप ऑफ द ग्राउंड को मेजरमेंट करने के काम में आने वाला है, इसके अलावा आपसे कोई ज्यादा खास सवाल नहीं पूछता है ना, ठीक है। टू द क्लिनोमीटर ऑन द सरफेस whose slope is to be measured, ठीक है। तो जिसके ऊपर मेजरमेंट करना है उसके ऊपर आप यहाँ पर क्या करते हैं, फ्लैट बेस को रख दे, आपके पास डायरेक्टली आंसर यहाँ सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने निकाल के भी बताया हुआ है कैसे हम यहाँ पर निकाल सकते हैं आराम से, ऐसे किसी भी ग्राउंड का स्लोप निकालना है आप यहाँ पर आसानी से निकाल लें, ठीक है। किसी भी लाइन का किसी पॉइंट का आप यहाँ पर स्लोप मेजरमेंट करने के लिए मेनली आपके पास डिवाइस कौन सी है, क्लिनोमीटर आपकी डिवाइस है, ठीक है। इसके अलावा आप देखो नेक्स्ट है आपका लाइन रेंजर, अब देखो लाइन रेंजर आपके पास क्या काम आता है अगर मैं पूछूं आपसे तो,
लाइन रेंजर आपके पास काम में आता है इंटरमीडिएट पॉइंट को सेट करने के लिए। देखो रेंजिंग करने का काम आएगा, लाइन रेंजर है रेंजिंग करने का काम आएगा। रेंजिंग का मतलब इंटरमीडिएट पॉइंट को एस्टैब्लिश करने का काम आएगा। तो इंटरमीडिएट पॉइंट को एस्टैब्लिश करने के सर कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके काम आता है, अगर ये आपसे नाम दे दे तो लाइन रेंजर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो लाइन रेंजर आपके पास सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर देखो दो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं आपके पास। ठीक है, क्या होते हैं सर इसमें, दो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आपके पास यहां पर लगे होते हैं, मिरर्स। ठीक है, दो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मिरर्स आपके पास लगे होते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं बना देता हूं आपके सामने। तो देखो दो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन एक पीछे एक आगे, इसलिए मैंने आपके सामने क्या बना दिया, ऐसे बना दिया। ठीक है, सिंपल है, इसको समझ लेना आप, है ना, समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो सर देखो एक रे मान लो सर आई इधर से। ठीक है, एक रे मान लो सर आएगी इधर से, यार बराबर बन जा। ठीक है, तो दोनों मिलके क्या कर देगी, ये आपको यहां पर ये दे दिया साथ। ठीक है, ओके। अब देखो समझने की कोशिश करना मेरे को, ये इसका प्रिंसिपल है, एक रे आपको इधर गई, ये रे आपको इधर गई, यहां पर आपको आंख रख देनी है बेसिकली, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करना, इस पूरे प्रिंसिपल को आप समझो कि सर देखो दो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मिरर आपने यहां पर लगाए हुए हैं। इन मिरर्स के थ्रू क्या होगा कि सर इस साइड से एक रे आ रही होगी, एक रे आपकी इस साइड से आ रही होगी, है ना, दोनों साइड से आपकी रे आई, यहाँ से टकराएगी, टकरा के आपके पास इस साइड आएगी, आंखों के सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो सर आंखों के सामने देखेंगे तो सर क्या दिखेगा हमें, है ना, क्या दिखेगा हमें, देखो क्या होगा सर, देखो आपने यहाँ पर जाके आपको क्या रख देना, लाइन रेंजर को आपको यहाँ पर जाके रख देना है। ठीक है, इस साइड से एक रे आएगी, इस साइड से रे आएगी। ठीक है, तो इस साइड से रे आएगी तो इस साइड से रे को क्या दिखेगा, यहाँ पर एक रेंजिंग रोड दिखेगी, यहाँ पर आपको एक रेंजिंग रोड दिखेगी, और यहाँ पर जो आपको फ्रंट है ना, यहाँ पर ये देखो, ये तो फ्रंट है ना, आपको यहाँ पर आपको दोनों रे के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर यदि आप यहाँ पर देखें, इसके अंदर मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ, देखो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके सामने, देखो ये ठीक है, अब समझो, अगर यदि दोनों साइड देखो, एक रे ने तो क्या देखा, एक रे ने ये वाली रोड देखी, एक रे ने ये वाली रोड देखी, है ना। ठीक है, तो ये रोड मुझे यहाँ पर डायरेक्टली इसके ऊपर दिखते हुए नजर आएगी, जो आंख लगा के देखा है ना आपने, इसके ऊपर देखो एक रोड अगर यदि मान लो यहाँ है और एक रोड आपको यहाँ नजर आ रही है, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पर नहीं खड़े हुए हैं। ठीक है, जब ये दोनों रोड, ये देखो एक ऊपर वाली रोड है, एक इधर वाली रोड है, और एक इधर वाली रोड है, एक इधर वाली रोड है ना। ठीक है, ये दोनों रोड जब आपको एक दूसरे के ऊपर दिखाई दे, इसका मतलब डायरेक्टली है, सीधी सीधी बात है, आपके पास क्या हो गई, डायरेक्टली रेंजिंग हो गई है। इसलिए रेंजिंग करने के लिए आपको हमेशा एक आदमी की जरूरत होती है। यहाँ पर इस लाइन रेंजर करने जाओगे ना आप, तो सिंगल आदमी आपके पास क्या कर देता है, पूरी रेंजिंग कर देता है, एक पर्टिकुलर बंदा पूरी रेंजिंग आसानी से कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सर इजी टू हैंडल है, आराम से नीचे प्लम्बोब लटका देते हैं, ताकि सीधे डायरेक्टली प्लम्बोब नीचे ग्राउंड के ऊपर क्या करते, थोड़ी सी मार्किंग कर दें, है ना। इसके साथ साथ आपके पास प्लम्बोब लगा देते हैं। इस प्रिंसिपल क्या है कि सर ठीक है, एक रे इधर से आएगी, एक रे इधर से आएगी, दो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मिरर है, तो ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, इसके थ्रू क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट करके आपको क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे, रे को इधर भेज देंगे। ठीक है, अब रे को इधर भेज देंगे तो सर रे जो देखने को मिलेगी, सर एक साइड सर रे के अंदर क्या दिखेगा, एक रे के थ्रू आप यहाँ पर इधर की रेंजिंग रोड देखोगे, इधर की रेंजिंग रोड देखोगे। अगर यदि आपके पास रेंजिंग रोड आपको दिख रही है, दोनों की दोनों अगर ऐसे बटी हुई दिख रही है, यहाँ पर देखो इसके अंदर दिख भी रहा है आपको, है ना, दोनों बटी हुई दिख रही है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो इसका मतलब है आप बिल्कुल सही जगह पर नहीं खड़े, फिर आप आगे पीछे होंगे। दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गई तो इसका मतलब सर सारा मामला सही चल जाएगा आपका, है ना। तो दोनों इंसिडेंट रेस को आपको यहाँ पर कुल मिला के देखना होता है, ये देख के आपके पास क्या निकल जाता है, सीधी सीधी रेंजिंग हो जाती है आपकी। ये आपका इंस्ट्रूमेंट है कुल मिला के। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं इसके बारे में, है ना, तो यहाँ पर लिख देता हूं, इट इज अ डिवाइस, it is a device which is used to locate intermediate point, mediate points on ground। तो ग्राउंड के ऊपर इंटरमीडिएट पॉइंट्स को लोकेट करने के पास ये काम में आपके आती है ना। अब यहां पे लिखेंगे इट कंसिस्ट्स ऑफ टू राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रिज्म प्लेस्ड ओवर ईच अदर। ठीक है, तो दो प्रिज्म लगे रहते हैं आपके लिए, यहाँ पर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रिज्म आपके पास यहाँ पर लगे रहते हैं,
with each other, the diagonals of these two prisms are painted silver to form reflecting सरफेस। ठीक है, तो यहां पर दो मिरर हैं, दो प्रिज्म है, दोनों प्रिज्म को सिल्वर कर दिया, तो आपने कुल मिला के दोनों प्रिज्म को एक पूरा पार्ट आपने सिल्वर कर दिया, तो सिल्वर करने के बाद दो प्रिज्म को सिल्वर कर दोगे तो वो मिरर की तरह आपका क्या कर देता है, बिहेव कर देता है। ठीक है, तो मिरर की तरह बिहेवियर इसका हो जाता है, इसलिए मैंने आपको मिरर बोल दिया था। ठीक है, बाकी आपके पास अगर आपको पूछे तो आप यहाँ पर प्रिज्म आप यहाँ पर आंसर देंगे। ठीक है, तो आप आंसर दो प्रिज्म देंगे, लेकिन मिरर से समझाना आसान था, इसलिए समझाने के लिए मैंने आपको मिरर यूज कर दिया। लेकिन यहाँ पर आपके पास पूछे तो दोनों प्रिज्म के डायगोनल्स को आप यहाँ पर क्या कर देते हैं, सिल्वर्ड कर देते हैं, तो वो मिरर जैसा काम करता है आपका। ठीक है, आगे बात समझ में? बिल्कुल, तो ये आपको लोगों को यहाँ पर याद रख लेना है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप बना दी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना के आप यहाँ पर लाइन रेंजर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी देखो एक और बाकी है, अभी कुछ और बाकी है, छोटा सा और बाकी है, इसका नाम है आपका लेट्स एंड वाइट्स। लेट्स एंड वाइट्स, ठीक है, कितने लोगों को पता है सर लेट्स एंड वाइट्स क्या होते हैं, लेट्स एंड वाइट्स का यूज क्या है? सबसे पहले तो ये बताएं। तो देखो मैं आपको सबसे पहले लेट्स समझाने की कोशिश करता हूं कि देखो लेथ जो आपका होता है ये 0.5 से लेके 1 मीटर तक का होता है, सॉफ्ट स्टिक का बना होता है। ठीक है, लेथ का ऊपर जो पेंट होता है वो पेंट आप या तो व्हाइट कलर का करते हैं या फिर किसी भी लाइट कलर से आप यहाँ पर ऊपर की तरफ आप यहाँ पर पेंट कर देते हैं। एक ही साइड पे आपके पास पेंट होता है। ठीक है, एक साइड पे पेंट करके आप यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, अब सर लेथ का काम क्या है, सॉफ्ट वुड से बना है, सॉफ्ट स्टिक से बना है, 0.5 से 1 मीटर का है। दो इंफॉर्मेशन। तीसरी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर दी, सर इसका पेंट होता है एक साइड सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, ऊपर वाला साइड। ठीक है, अब सर पर्पस क्या है सर लेथ को यूज करने का? तो लेथ को यूज करने का पर्पस आपके पास यहाँ पर साफ साफ अगर मैं बताऊं तो जितने भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं उन इंटरमीडिएट पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए, या फिर मैं कह दूं आप लोगों से कि सर इंटरमीडिएट पॉइंट्स को मार्क करने के लिए, या फिर आप किसी डिप्रेशन को क्रॉस कर रहे हैं वहां पर आपको अगर मार्किंग चाहिए तो उसके लिए आपके पास काम क्या आएगा, लेथ आएगा। अब आप इंटरमीडिएट पॉइंट या फिर डिप्रेशन को क्रॉस करते टाइम आप यहाँ पर चीजों को समझने की आप यहाँ पर कोशिश करने की कोशिश करें। ठीक है, सबसे पहले देखो, ठीक है, यहां पर मान लेता हूं ये डिप्रेशन है मेरा, है ना, यहां पर पहली रेंजिंग रोड रखी हुई है और यहां पर दूसरी रेंजिंग रोड रखी हुई है। ठीक है, तो सर ये हमारे पास बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि हम इन दोनों के ऊपर लेके जाएंगे, बिल्कुल सीधी की सीधी आप यहां पर क्या कर दोगे, चेन को आप यहां पर डायरेक्टली सीधा का सीधा खींच दोगे। हालांकि 1 चेन लेंथ की दूरी है, ये मान के चल दो आप यहां पर क्या है, 1 चेन लेंथ की दूरी है, लेकिन फिर भी आप यहां पर इसका मेजरमेंट एकदम स्ट्रेटली नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि सर बीच में डिप्रेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया तो इसके लिए आप यहां पर क्या करेंगे, आप छोटे छोटे क्या लगा दें, लेट्स आप यहां पर यूज कर लें। क्या कर लें, छोटे छोटे लेट्स आप यहां पर यूज कर लें। ठीक है, तो लेथ यूज करने के बाद आप यहां पर क्या करेंगे, बिल्कुल एकदम स्ट्रेटली आप यहां पर क्या कर पाएंगे, मेजरमेंट आप यहां पर ले पाएंगे। तो डिप्रेशन जहां भी आएगा, जब भी आप यहां पर डिप्रेशन को क्रॉस करने वाले होंगे तो वहां पर आपको छोटे छोटे इंटरमीडिएट पॉइंट चाहिए होंगे जहां पर आप यहां पर क्या कर पाएंगे, मार्किंग कर पाएंगे, जिससे आप यहां पर चेन के लेंथ को सही से मेजरमेंट कर पाए। ठीक है, रेंजिंग रोड्स का यूज कब करते थे, रेंजिंग का यूज कब करते थे, देखो रेंजिंग रोड का यूज तब आता था जब हमारे पास एक चेन लेंथ से ज्यादा दूरी हो। अगर एक चेन लेंथ से कम दूरी है वहां पर भी लेट्स काम में आ जाते हैं। जब एक चेन लेंथ से ज्यादा दूरी है तो रेंजिंग रोड आपका काम में आती है। वो तब काम में आती है जब डिप्रेशन का कोई सीन हो कि नहीं हो, वहां पर सबसे पहली मेन चीज क्या थी, मेन चीज क्या थी कि सर इंटरमीडिएट पॉइंट को आपको लोकेट करना है ताकि आप स्ट्रेट लाइन के अंदर आप यहां पर क्या कर पाए, मार्किंग ले पाए। दोनों के बीच में डिफरेंस को समझना। यहां पर लेथ को हम क्यों यूज करते हैं कि इंटरमीडिएट पॉइंट इसलिए चाहिए क्योंकि सर बीच में या तो डिप्रेशन आ गया है, या तो हम डिप्रेशन को क्रॉस करके जाने वाले हैं, या फिर साथ के साथ ही आपके पास क्या होने वाला है कि सर यहां पर कोई ना कोई छोटे मोटे इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं जहां पर आप यहां पर आसानी से चेनिंग नहीं कर पा रहे। ठीक है, एक तो जगह तो आप आसानी से चेनिंग नहीं कर पा रहे, दूसरी जगह आप चेनिंग तो आसानी से कर पा रहे थे लेकिन आइट साइड में भटक रहे थे। तो आइट साइड में भटकने से बचने के लिए आप रेंजिंग रोड को यूज करते हैं, यहां पर भी आप आइट साइड से भटकने के लिए करते हैं, लेकिन यहां पर चेन लेंथ कम भी होगी तब भी आप यहां पर इंटरमीडिएट पॉइंट के रूप में या डिप्रेशन को क्रॉस करते वक्त में आप यहां पर लेथ को यूज कर पाएंगे। मेरी बात को मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो रेंजिंग अलग कॉन्सेप्ट है, अगर यदि यहां पर बात करें तो लेथ एंड वाइट का अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हालांकि काम ये भी सेम से ही आते हैं। ठीक है, तो पर्पज इसका सेम ही है कि इंटरमीडिएट पॉइंट को मार्क करने के आपके पास क्या आते हैं, काम आते हैं, ताकि आप यहां पर
सही से पूरी की पूरी आप यहाँ पर चेन लेंथ को मेजरमेंट कर पाए। आगे बात समझ में? बिल्कुल। तो लेंथ आपका कुछ ऐसा बना हुआ आएगा। और वाइट्स के बारे में क्या टर्म है सर? फिर वाइट्स क्या होता है, वाइट्स के बारे में बता दें। तो देखो वाइट्स क्या होते हैं, वाइट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि सर लेथ तो आपको बना हुआ मिलेगा, ठीक है, बना हुआ आपके पास डायरेक्ट आएगा। अगर अभी आप ग्राउंड में से कोई लकड़ी तोड़ लेते हैं, ठीक है, आसपास पेड़ है, पेड़ से तोड़ी लकड़ी और साथ के साथ उसको ये बना दिया, ये लो इंटरमीडिएट पॉइंट हमारा बन गया, ये लो लकड़ी ठोक, ठीक है। तो एक थिक स्टिक अगर यदि आपने ग्राउंड से या फील्ड से आपने डायरेक्टली उठाई है तो वो आपका व्हाइट होता है। अब सर देखो यहाँ तो आपने विजिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए क्या कर दिया था, ऊपर की तरफ पेंट कर दिया था। यहाँ तो व्हाइट कलर से पेंट कर देता हूं मैं आपके सामने, है ना, ये व्हाइट कलर से मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पेंट कर दिया, ठीक है। इससे मैंने इसकी विजिबिलिटी को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इंप्रूव कर दिया, ठीक है, ये लो, ठीक है। अब सर व्हाइट के केस में सर विजिबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे, पेंट तो लेके नहीं आएंगे, तो क्या करेंगे इसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं कि सर एक जो साइड है ना, सिंगल साइड है, सिंगल साइड को तो आप यहाँ पर क्या कर देते हैं, सिंगल साइड को तो आप यहाँ पर क्या कर देते हैं, शार्प कर देते हैं नाइफ की मदद से, जो भी नाइफ वगैरह आपके पास जो भी अवेलेबल है, एक एंड को तो आप यहाँ पर शार्प कर देंगे, दूसरे एंड को आप यहाँ पर क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करके उसमें व्हाइट पेपर आप उसमें फंसा देते हैं। व्हाइट पेपर फंसाने का कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि हमने इसको ग्राउंड से ही तोड़ा है, फील्ड से ही तोड़ा है इसने, है ना। फील्ड से कोई लकड़ी तोड़ रहा है, हम यहाँ पर थिक सी थोड़ी सी मोटी सी लकड़ी तोड़ रहा है, लकड़ी तोड़ के आपने क्या कर दिया, ऊपर से एक साइड स्प्लिट कर दिया, नीचे की साइड आपने चाकू से काट लिया, और वहां पर आप यहाँ पर इंटरमीडिएट पॉइंट के ऊपर सेम है, पर्पज सेम है दोनों का, पर्पज सेम है दोनों का, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पर लिख देता हूं कि सर सबसे पहले लेथ के बारे में लिख देते हैं, लेथ्स these are made of softwood and 0.5 to 1 मीटर in length, ठीक है। ये बात आप यहां पर याद रख के चल लें। साथ ही अगर इसके बाद अगर यदि मैं लेथ के बारे में लिखूं तो इट इज painted on one side by white or any other light color, ठीक है। थर्ड पॉइंट, it is used as intermediate point while ranging or crossing depressions, ठीक है। ये हो गया हमारा लेथ के बारे में। यहां पर मैं व्हाइट के बारे में लिख देता हूं, these are made of थिक स्टिक, ठीक है, थोड़ी सी मोटी लकड़ी का बने होते हैं, क्यों, क्योंकि हमने ग्राउंड से तोड़े, एंड शार्पन एट वन एंड एंड स्प्लिटेड एट अनदर एंड to insert white paper for improvement of visibility, ठीक है, ओके। these are made of thick stick on field, है ना, ठीक है, ऑन फील्ड भी लिखो, है ना, फील्ड के ऊपर ही आपको मिलेगी ये, ठीक है, ऑन फील्ड, ठीक है। ये आपके पास हो गई इंफॉर्मेशन। यहाँ पर लिख देता हूँ स्टार करके, यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं, पर्पल इज सेम एज लेथ, ठीक है। तो लेथ के बराबर सेम पर्पज होता है, रेडीमेड लेके आए हो तो लेथ है, वहीं से तोड़ के बना लिया तो व्हाइट है, सिंपल है, बिल्कुल। इंटरमीडिएट पॉइंट छोटे छोटे रेंजिंग कर रहे हो आप, ठीक है, रेंजिंग रूट्स तो आपने यूज की हुई है, बीच में अगर छोटे छोटे पॉइंट्स पे अगर आपको लोकेट करना है इंटरमीडिएट पॉइंट, तो उसके लिए भी आपके पास काम क्या आ जाएगा, लेथ एंड व्हाइट काम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सारे इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पर देख चुके हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई हुई है, एकदम कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
तो ठीक है, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, फिलहाल के लिए इतना ही, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।